Okay, so today, students, we are going to do goods related transaction. So now, before we proceed for a goods related transaction, I'll once again refresh the concepts of goods. Now, what are goods in business? Goods are anything which we are manufacturing or we are trading with an intention. Intention Intent is to earn profit. So any item which we are manufacturing or trading with an intention to earn profit are known as goods. यानी हम जिसका बिजनेस करते हैं वो हमारे लिए गुड्स है. फिर वो फर्नीचर हो, फर्नीचर का बिजनेस है तो फर्नीचर इज गुड्स. व्हीकल का बिजनेस है तो व्हीकल आर गुड्स. ज्वेलरी का बिजनेस है तो ज्वेलरी आर गुड्स. मोबाइल का बिजनेस है तो मोबाइल आर अवर गुड्स. तो गुड्स यानी हम जिसका बिजनेस करते हैं या जिसको हम खरीदते हैं with an intention to sell and to earn profit are known as our goods. Now, goods related transaction में you all know कि goods can either come in the business or goods can go out of the business, because goods are our real account, goods are our assets. Goods comes in, goods goes out. तो goods comes in, कैसे कैसे goods आ सकते हैं? When we buy goods, तो we use purchase account. When we sell goods, we use sales account. ओके, नाउ ध्यान दो, मेरा बिजनेस है मोबाइल खरीदना बेचना, पर मैंने खरीदा फर्नीचर, तो क्या मैं परचेज अकाउंट यूज करूंगा या फर्नीचर अकाउंट यूज करूंगा? फर्नीचर फर्नीचर अकाउंट यूज करूंगा, क्योंकि फर्नीचर मेरा असेट है, वो मेरा गुड्स नहीं, उसका मैं बिजनेस नहीं कर रहा हूं. पर कहने से गुड्स भी तुम्हारा असेट है. गुड्स जो है वो तुम खुद ओन करते हो, तो गुड्स भी तुम्हारा असेट है. फर्नीचर भी तुम्हारा असेट है, पर फर्नीचर का हम बिजनेस नहीं करते हैं, इसके लिए हम फर्नीचर अकाउंट यूज करते हैं. गुड्स का हम बिजनेस करते हैं, गुड्स खरीदते हैं बेचते हैं विथ एन इंटेंशन टू अर्न प्रॉफिट. तो इसके लिए गुड्स खरीदा तो वी यूज परचेज अकाउंट, गुड्स बेचा तो वी यूज सेल्स अकाउंट. अच्छा, और कैसे गुड्स कैन कम इन? अगर बेचा हुआ गुड्स वापस आया तो गुड्स कम्स इन एज रिटर्न्स, तो सेल रिटर्न अकाउंट, जिसका दूसरा नाम है रिटर्न्स इनवर्ड. तो उसको सेल्स रिटर्न को हम कहेंगे रिटर्न्स इनवर्ड. नाउ गुड्स कम्स इन आइदर एज परचेज और एज सेल्स रिटर्न. तो इसके लिए हम गुड्स के लिए, इनके लिए ये दो अकाउंट यूज करेंगे. खरीद रहे तो परचेज अकाउंट, और बेचा हुआ वापस आ रहा है तो सेल्स रिटर्न अकाउंट. गुड्स गोज आउट, एक है सेल्स अकाउंट, दूसरा है परचेज रिटर्न अकाउंट, यानी खरीदा हुआ वापस दिया, वापस भेजा. सो परचेज रिटर्न का दूसरा नाम है रिटर्न्स आउटवर्ड. नाउ इसके साथ साथ गुड्स कैन गो आउट एज ओनर हैज विथड्रॉन. Okay, let me take a fresh page. Goods
goes out as sales, purchase return, also known as returns outward. Then goods can go out as owner has withdrawn. आके अपने आप को म्यूट रखो प्लीज. Owner withdrawn goods for personal use. Then goods given for charity. Then goods given as free samples. Then goods stolen. Then goods destroyed. Now destroyed by fire, destroyed by rain, destroyed by earthquake. So goods can go out in other cases also, like purchase, like owner withdrew goods, goods given for charity, goods given as free sample, goods stolen, and goods destroyed. All these will be taken to purchase account. Why purchase account? Because they are going out from the goods what we have purchased and we are not making any profit on it. ये हमारा कोई sales नहीं है, इसमें हमें कोई profit नहीं हो रहा. हम ओनर खुद सामान लेके घर चला गया, गुड्स चैरिटी में दे दिए, फ्री में सैंपल दिए लोगों को, गुड्स चोरी हो गए, गुड्स डिस्ट्रॉय हो गए. ये सब कौन से गुड्स थे? जो गुड्स हमने खरीदे थे. सो उसके लिए भी वी विल यूज परचेज अकाउंट. बट इफ वी सेल अ फर्नीचर तो कौन सा अकाउंट यूज करेंगे? सेल्स अकाउंट या फर्नीचर अकाउंट? इफ वी सेल फर्नीचर तो कौन सा अकाउंट यूज करेंगे? अगर क्लास में से मैंने कुछ बेंचेस बेच दी तो मैं कौन सा अकाउंट यूज करूंगा? फर्नीचर अकाउंट या गुड्स अकाउंट? गुड्स फर्नीचर फर्नीचर अकाउंट. ओके. मेरा मोबाइल का शॉप है और मैंने कुछ मोबाइल्स बेचे तो मैं मोबाइल अकाउंट यूज करूंगा या सेल्स अकाउंट यूज करूंगा? सेल्स अकाउंट. Sales account. अंडरस्टूड दिस. तो गुड्स गोज आउट है तो अलग अलग अकाउंट यूज करेंगे. परचेज अकाउंट, परचेज रिटर्न अकाउंट, एंड दिस परचेज अकाउंट वंस अगेन फॉर गुड्स गोइंग out other than sales or purchase return. Is this clear all of you? Goods का concept पता चल गया सबको? Yes, sir. Okay, now open the textbook. And let's go to illustration number 4. Past journal entries. Now similar question I have already done in my video lecture. So right now we are doing the illustration so that you can have both with you along with the conceptual teaching done while the transactions were solved. Okay, so illustration 4, past journal entries for the following transaction of Gokul Traders. Now 2014 April 1. So make the journal entry format. Right now we are doing goods related transactions. Make journal entry format, write the heading Journal of Shri Gokul Traders.
Page 64, illustration 4. Journal of Shri, or directly you can write Gokul Traders. (2014) April. Okay, are you all ready with the format? Should I start the sum now? Okay. (2014) April 1. Bought cash of 10,000, stock of 10,000, and furniture of 5,000, and commenced business. So owner brought cash, goods, furniture of rupees 5,000 and started business. So let's write the entry. Cash account debit. Stock of goods, yeah, stock account, yeah, goods account, you can write. Cash account debit 10,000. Stock of goods account debit 10,000. Furniture 5,000. Now, who is the giver? Owner is the giver. So to capital account 25,000. Being brought cash, stock, and furniture in business. Being bought cash, stock, and furniture in business. Next. सर ये होमवर्क में दिया है Illustration 4. हाँ आज के होमवर्क में लिखा है. हाँ, इसके लिए मैं करा रहा हूँ भाई. अच्छा ओके. इसमें ना कुछ कंसेप्ट्स मुझे सिखाने हैं इसके लिए. तो ऐसा मत सोचो कि इलस्ट्रेशन है होमवर्क में दिया है तो वो तो हम खुद ही कर लेंगे. इसका सिमिलर एक्सरसाइज का सम भी मैंने होमवर्क में दिया है. तो एक्सरसाइज का सम ऑलरेडी वीडियो लेक्चर में है. तो वहां पे कहीं तुम अटक गए तो वो वीडियो लेक्चर देख के तुम्हें करना है. और ये मैं अभी करा रहा हूँ ताकि इसका तुम्हारे कंसेप्ट स्ट्रांग हो जाए. ओके, और कुछ कंफ्यूजन हो तो क्लियर हो जाए. गॉट इट? ओके. 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 इसमें असेट रिलेटेड भी है इसके अंदर. तो इलस्ट्रेशन है इसके लिए ही मैं करा रहा हूँ ताकि तुम लोग कॉपी करके आंसर नहीं लिखो. ओ आई एम सॉरी, तुम सब तो ऐसा करते ही नहीं हो, राइट? कहाँ मैं ऐसा बोल रहा हूँ. ओके. बहुत मासूम और ईमानदार लोग हो तुम. ओके. April 3rd, goods purchase of 5,000 from Mathura traders. So April 3rd, goods purchase, so purchase account debit 5,000. To Mathura traders.
5,000. The goods purchased from Mathura. Next. Goods sold for cash rupees 4,000. What's the journal entry for this? Goods sold for cash 4,000. Cash to sales. Cash account to Cash sales account. account. Very good, very good. Fourth, cash account debit to sales account. 4,000. Goods sold for cash. Next, goods purchased from Rushikesh of 8,000 and paid and half amount in cash. ध्यान दो प्लीज, ये ट्रांजैक्शन में एक बार पढ़ लो प्लीज. Now, I'll do a working. Goods purchased of rupees 8,000. Now, इसका 50% is paid in cash. तो इसका 50% is 4,000. तो यानी 4,000 rupees 8,000 में से 4,000 हमें मिल गया. So how much is outstanding? Still to be paid is 4,000. Now ध्यान दो स्टूडेंट्स, अब 8,000 के गुड्स तुमने खरीदे और 4,000 रुपए दे दिए, तो अब तुम्हें याद कितना रखना है पैसा देने का? 4,000. 4,000. तो ये 4,000 तुम्हें किसको देना है, उसका नाम लिखना पड़ेगा कि नहीं? लिखना पड़ेगा. तो लिखना पड़ेगा. ये 4,000 के सामने हमें उसका नाम लिखना पड़ेगा, ऋषिकेश. RUSHI, ऋषिकेश. तो अब इसका एंट्री कैसे बनेगा? ऋषिकेश, और यू कैन राइट अमाउंट पेएबल टू ऋषिकेश. प्लीज डू दिस वर्किंग. प्लीज डू दिस वर्किंग नोटबुक में जहां पे एंट्रीज लिखते हो वहां पे भी कर सकते हो, क्योंकि इसके नीचे एंट्री लिख सकते हो, दैट वुड बी बेटर. या ऐसी जगह लिखना कि वापस रेफर कर सको. मेरे हिसाब से तो जर्नल एंट्री का जो अपना फॉर्मेट है ना, यहाँ पे ही लिख लेना कि okay, I'll just show you one. Goods purchased 8,000 minus paid 50%, 4,000. Amount payable to ऋषिकेश 4,000. तो अमाउंट पेएबल है, अमाउंट पे करना बाकी है, तो हमें ऋषिकेश का भी नाम लिखना पड़ेगा. दिस इज अ वर्किंग नोट. इसको हम कहते हैं वर्किंग नोट. इसको क्या कहते हैं हम? इसको कहते हैं वर्किंग नोट. वर्किंग नोट, वर्किंग नोट. यहाँ पे मैं लिखता हूं. ओके, वर्किंग नोट. ये कौन सा वर्किंग नोट है? ये वर्किंग नोट तुम्हारा है नंबर 1. अब एंट्री कैसे बनेगा इसका?
डाउट है। हाँ बोलो क्या मेरे डाउट? को वर्किंग नोट है टेस्ट में दिखाने का, ये सिर्फ अंडरस्टैंडिंग के लिए? क्या? ये नोट जो हमने वर्किंग नोट किया, ये टेस्ट में दिखाने का या फिर सिर्फ हमारे अंडरस्टैंडिंग के लिए? प्रणव तू मुझे खुद बता कि ये जरूरी है या नहीं जरूरी है। तो जरूरी तो है, पर मतलब कहाँ इसमें टेबल में बताने का है? हाँ नहीं, वर्किंग नोट एग्जाम में ना, स्कूल के एग्जाम में तुम्हें सम खत्म हो उसके बाद दिखाना होता है, पर मेरी एग्जाम में तुम इसके अंदर करोगे तो आई विल बी मोर देन हैप्पी बिकॉज आई नो कि यू हैव डन दिस वर्किंग एंड यू गॉट द आंसर। सी वर्किंग नोट्स बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं अकाउंटेंसी सब्जेक्ट में, क्योंकि काफी कैलकुलेशन होते हैं जो तुम डायरेक्टली कैलकुलेटर भी पे भी कर सकते हो, बट कितनी बार क्या होता है व्हेन यू डू थिंग्स ऑन कैलकुलेटर यू मे मेक अ मिस्टेक इन राइटिंग द एंट्री। सो इट इज ऑलवेज एडवाइजेबल कि वर्किंग नोट बनाओ, प्रॉपरली सिस्टमैटिक वर्किंग लिखो सो दैट कोई भी एरर एंट्री में हो नहीं। वर्किंग नोट आर वेरी इंपॉर्टेंट। अगर तुमने वर्किंग नोट नहीं बनाया तो टीचर कैन डिडक्ट योर मार्क्स। अभी तो हम वो कॉम्प्लिकेटेड वर्किंग नोट में नहीं गए जहां पे ट्रेड डिस्काउंट है, कैश डिस्काउंट है, तो तुम यहां से चालू करो वर्किंग नोट का हैबिट डालना। तो यू स्टार्ट फ्रॉम मेकिंग स्मॉल वर्किंग नोट, फिर तुम बड़ा वर्किंग नोट बना पाओगे। तो वर्किंग नोट कंपलसरी है, और मेरे लिए तुम मेरे सम के अंदर ही करो सो दैट तुम उसको कनेक्ट करके एंट्री बना सको। कुछ सम्स करने के बाद जब तुम में आत्मविश्वास जोरदार आ जाएगा, कॉन्फिडेंस आ जाएगा, तो फिर उसको अलग से आफ्टर द सम करना। अभी तो वर्किंग नोट किया, वर्किंग नोट के बेस पे एंट्री बनाया, वैसे ही फॉलो करना। गॉट इट ऑल ऑफ यू? नाउ नाउ वर्किंग नोट से ही एंट्री बन जाएगा। देखो कैसे एंट्री बनता है। गुड्स परचेज, सो परचेज अकाउंट डेबिट हो जाएगा। कैश गोज आउट, तो कैश अकाउंट क्रेडिट हो जाएगा। ऋषिकेश इज द गिवर, तो क्रेडिट द गिवर। तुमने देखा एंट्री वर्किंग नोट से ही बन गया। समझ में आया सबको? समझ में आया सबको मानव? यस सर। यू अंडरस्टूड बेटा? सर मम्मजन खड़ी એને ખબર પડી ક્યાં ક્યાં આમાં કેમ પેલા આમ સિયર ડિયર ખડી ના ખબર પડી બાકી બધું ખબર પડી. એ સમજાવું તને, જો ગુડ્સ ખરીદ્યા તો હા ગુડ્સ કમ્સ ઇન, તો એમાં આપણે ડીઆર લખશું કે સીઆર લખશું? ગુડ્સ કમ્સ ઇન માં ડીઆર. બરાબર, એટલે ગુડ્સ પરચેસ આગળ ડીઆર, હા પરચેસ અકાઉન્ટ ડેબિટ, હા કેશ ઇઝ ગોઈંગ આઉટ, તું ખરીદે છે તો તારે પૈસા આપવા પડે, યુ હેવ ટુ પે મની, તો કેશ ગોઝ આઉટ, તો સીઆર થાય. સીઆર. અને ઋષિકેશ ઇઝ ધ ગિવર, એનું નામ લખવું પડશે ને 4000 હા માટે, તો એને શું કરશું આપણે? સીઆર. ઓકે સીઆર ક્રેડિટ કરશું. ગોટ ઇટ? હા So હા ગોટ you ઇટ. now make the entry for this. So the entry for transaction number 6, तुम वर्किंग इसके अंदर ही करना। ओके यस सर। परचेज अकाउंट डेबिट, कितने का गुड्स कम्स इन? 8000। टू कैश अकाउंट 4000 and to Rushi cash account 4000। इंपॉर्टेंट है सर ट्रांजैक्शन, बिकॉज इसके साथ अभी आज सीखेंगे थोड़ा बहुत ट्रेड डिस्काउंट, कैश डिस्काउंट। ओके मीन गुड्स परचेज from Rishikesh and paid half amount in cash.
से पेज खत्म થઈ ગયો છે. So you can do the total. If your page is over, you do the total now. Okay, and write total carried forward. And on the next page, you write the heading and write brought forward. Okay. अभी नहीं करो अगर टाइम नहीं है तो okay, बाद में कर लेना. और कर सकते हो तो कर लो while I am discussing. Now. सर अभी का 42,000 आया टोटल. Okay, whatever. बिकॉज हर एक का पेज खत्म नहीं भी हो इसके लिए तुम्हारा देख लो. नाउ लेट्स प्रोसीड. गेव गुड्स ऑफ रुपीज, ओके वेट सॉरी, 7th one, गुड्स ऑफ 1600 रिटर्न्ड टू मथुरा ट्रेडर्स. अब मथुरा ट्रेडर्स जो है मथुरा ट्रेडर्स को we return goods of 1600. So 1600 के goods return to Mathura traders. So Mathura traders are the receivers. Debit the receiver and goods goes out. तो कौन सा अकाउंट यूज करेंगे? परचेज रिटर्न. Purchase return account. Being goods returned to Mathura traders. Next, goods of rupees 600 given for Prime Minister Relief Fund. Prime Minister Relief Fund में हमने goods दिया. Now Prime Minister Relief Fund में कोरोना वायरस के टाइम पे at the beginning of lockdown काफी लोगों ने प्राइम मिनिस्टर फंड में डोनेट किया था. टीवी चैनल पे, न्यूज़पेपर पे भी वो लोग अपील कर रहे थे कि डोनेट करो. तो और बड़े बड़े इनफैक्ट फिल्म स्टार्स ने भी डोनेट किया था, इंडस्ट्रियलिस्ट लोगों ने भी डोनेट किया था और इंडिविजुअल लोगों ने भी डोनेट किया था. तो प्राइम मिनिस्टर रिलीफ फंड में जो मैंने गुड्स दिया, कैन आई से वो मेरा खर्चा हो गया? पर्सनल एक्सपेंस. पर्सनल एक्सपेंस कैसे पर्सनल हुआ बेटा? कैसे पर्सनल हुआ? ओनर अपने विलिंगनेस से दे रहा है ना. नहीं, पर गुड्स कहाँ से दिए उसने? तुम्हारा दुकान है, तुम्हारे दुकान से तुमने गुड्स दे दिए प्राइम मिनिस्टर रिलीफ फंड में कि भाई चलो ये 3 बैग ऑफ व्हीट, 2 बैग ऑफ राइस एंड 2 लीटर्स ऑफ ऑयल मैं डोनेट कर रहा हूँ. तो ये गुड्स जो तुम डोनेट कर रहे हो वो खरीदे थे तो किसमें खरीदे थे? तुम्हारे घर पे खरीदे थे या बिजनेस में खरीदे थे? बिजनेस में. तो फिर ये बिजनेस से ही बाहर जा रहे, तो ये खर्चा बिजनेस का हुआ या तुम्हारे घर का हुआ? बिजनेस का. बिजनेस का हुआ. तो ये हम क्या कर रहे हैं? चैरिटी. किसी को फ्री में हमारी दुकान से हमने थोड़ा अनाज दे दिया, तो हम क्या कर रहे हैं? इसको हम क्या कहते हैं? चैरिटी और डोनेशन. इसको कहते हैं धर्मादो. धर्मादो એટલે डोनेशन, चैरिटी, अच्छे काम के लिए. ओके, इसमें कोई उम्मीद नहीं है कि कोई रिटर्न मिले. इट्स जस्ट फॉर चैरिटी. सो यहाँ पे गुड्स गोज आउट एंड चैरिटी एक्सपेंस incurred. So transaction number, this is your transaction number 9.
म्यूट कर दो प्लीज। डोनेशन या चैरिटी अकाउंट, यू कैन राइट डोनेशन अकाउंट और चैरिटी अकाउंट, जिसका भी स्पेलिंग तुम्हें आ जाए। ओके, सर इसमें प्राइम मिनिस्टर रिलीफ फंड अकाउंट नहीं लिख सकते? नो 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 नो, two, I'll come to you, just let me complete. Two, goods goes out of your purchase, so purchase account. Achha, instead of donation you want to write a prime minister relief fund as expense? पीथी? यस यस सर। सी लिखने को तो लिख सकते हैं, बट वो एक्सपेंस का मेन पर्पस क्या है? प्राइम मिनिस्टर रिलीफ फंड यानी क्या है ये? बेसिकली से इफ आई डोनेट समथिंग टू यूनाइटेड वे, तो मेरे लिए तो डोनेशन ही हुआ ना बेटा। तो वी राइट डोनेशन, ओके, वी डोंट राइट प्राइम मिनिस्टर रिलीफ फंड। सही नहीं होगा, डोनेशन वुड बी मोर अप्रोप्रिएट। ओके, बीइंग गुड्स given to Prime Minister relief next. Being goods given to Prime Minister relief fund. Next. Now, electronic weight machine purchase for rupees 450. ये इलेक्ट्रॉनिक वेट मशीन जो है, वजन करवानो कांटो, यानी जब भी हम कुछ खरीदने जाते हैं छुट्टक, तो वो वजन करता है, जो तोलता है उसको कहते हैं वेट मशीन। अब वो इलेक्ट्रॉनिक हो गए, पहले वो तराजू था, अंधा कानून जैसा। नाउ ये जो वेट मशीन है, उसके लिए हम अकाउंट यूज करेंगे डेड स्टॉक। क्यों डेड स्टॉक? क्योंकि ये जो वेइंग मशीन है वो काफी लंबे समय के लिए, वो एक बार आ गया तो वो रहने वाला ही है, वो उसको हम बेचने वाले हैं नहीं, वो किसी और फॉर्म में कन्वर्ट होने वाला नहीं है। सो डेड स्टॉक उसके लिए यूज करते, बैलेंसेस एंड वेट और वेइंग मशीन के लिए। सो डेड स्टॉक अकाउंट डेबिट 450 to cash account 450 being purchased weighing machine. फिफ्टीन को इंपॉर्टेंट मार्क करो प्लीज, 15 को इंपॉर्टेंट मार्क करो प्लीज। नाउ ये ना असेट रिलेटेड ट्रांजैक्शन है, इसके लिए पूरा मैंने एक लेक्चर अलोकेट किया है। अभी के लिए मैं तुम्हें थोड़ा ब्रीफ में समझा देता हूं, ओनली विथ रेफरेंस टू दिस पर्टिकुलर ट्रांजैक्शन। आगे मैं डिटेल में कराऊंगा व्हेन वी हैव दिस लेक्चर ऑन asset related transaction. Now 100 shares of Shri Basra Limited purchased at 30 and 2% brokerage is paid. Both the payment paid by check. Now whenever we buy shares, ध्यान दो, नाउ शेयर्स हम कैसे खरीदेंगे? शेयर्स खरीदने के लिए वी हैव टू गो टू अ ब्रोकर, और वो ब्रोकर को हम कहेंगे कि हमारे लिए शेयर्स, ये कंपनी के शेयर्स खरीदो। यहाँ पे क्वेश्चन में इसका नाम है श्री बसरा, शेयर्स ऑफ श्री बसरा, ये एक कंपनी का नाम है क्योंकि लिमिटेड दिया है।
शेयर ऑफ श्री बसरा लिमिटेड। सो यहाँ पे ये कंपनी के मुझे शेयर्स खरीदने हैं, तो मैं एक ब्रोकर के पास जाऊंगा और मैं उसको बोलूंगा कि मेरे लिए तुम ये कंपनी के शेयर्स खरीदो। नाउ ब्रोकर क्या करेगा, शेयर्स को परचेज करेगा। यहाँ पे वो शेयर्स को परचेज कर रहा है एट अ रेट ऑफ ₹30। कितने शेयर्स उसने खरीदे, उसने खरीदे 100 शेयर्स। यानी कितना रुपीस का उसने शेयर्स खरीदा, 100 into 30 ₹3000। अब ये जो शेयर्स खरीदे हैं उसका तो मुझे उसको पैसा देना पड़ेगा, पर वो है एक ब्रोकर। ब्रोकर यानी मिडल पर्सन जिसको राइट है कि वो तुम्हारे बदले शेयर्स खरीदे। तो ये जो ब्रोकर है उसको हमें ब्रोकरेज देना पड़ेगा। जब तक हम उसको ब्रोकरेज नहीं देंगे ये शेयर्स हमारे डीमैट अकाउंट में ट्रांसफर होंगे नहीं। तो इसमें ये कॉस्ट 3000 रुपए का तो शेयर्स खरीदा, पर हमें ब्रोकरेज भी उसको देना पड़ेगा। ब्रोकरेज इज हाउ मच परसेंट, 2%। So 3000 का 2% is 60 rupees. Now tell me total shares का cost कितना हुआ, 3060। 3060। Now ध्यान दो, अगर ये ब्रोकरेज मैं उसको पे नहीं करूंगा, मैं बोलूंगा कि मारे तने ब्रोकरेज नहीं आपकी, तो क्या ये शेयर्स मेरे अकाउंट में ट्रांसफर होंगे? नहीं। नो। से ये 2% ऑफ ब्रोकरेज मेरे लिए कंपलसरी है पे करना। इफ आई डोंट पे दिस ब्रोकरेज the shares will not come in my account, or I will not become the owner, or I will not be able to keep and then in future sell it. Yes. तो यहाँ पे what is the total cost of shares? So total cost of shares is ₹3060. Is this clear, all of you? Yes. इसको कर दो working note number 2 for transaction date is 15 April. ऐसा working कर लो please. Important working and concept also. पूरा लेक्चर है इस कंसेप्ट के ऊपर। तो जो भी खर्चा हो रहा है कोई असेट खरीदने के लिए, उस खर्चे को भी हम असेट के कॉस्ट में ऐड कर देंगे। ओके, लेट मी गिव यू एग्जांपल। तुम गए एक ब्रोकर के पास जिसका नाम है सनफिन। सही में ऐसा कंपनी है सनफिन करके जो ब्रोकिंग का काम करता है। मैंने सनफिन को कहा कि मुझे एक ऑफिस खरीदना है, तो सनफिन ने कहा कि हम उसमें 2% ब्रोकरेज लेंगे। तो ये ब्रोकर सनफिन क्या करेगा, मेरे लिए बहुत सारी प्रॉपर्टीज शॉर्टलिस्ट करेगा, फिर मुझे प्रॉपर्टीज दिखाएगा और फिर मैं एक प्रॉपर्टी फाइनल करूंगा। प्रॉपर्टी का कीमत है 10 लाख। तो ये ब्रोकर जो है उसके ऊपर ब्रोकरेज चार्ज करेगा 2%, यानी 20,000 रुपीज मुझे उसको ब्रोकरेज देना पड़ेगा। स्टैम्प ड्यूटी रजिस्ट्रेशन 5% हो गया, तो 50,000 उसका खर्चा हो गया। तो टेल मी व्हाट विल बी द टोटल कॉस्ट ऑफ द प्रॉपर्टी विच आई एम बाइंग। कितना मां पड़ी? 10,70,000। 10,70,000। तो कोई पूछेगा कि ये प्रॉपर्टी कितने में खरीदा, तो तू क्या उसको 10 लाख बोलोगे या 10,70,000 बोलोगे? 10,70,000। 10,70,000। अगर तुम इसमें ब्रोकरेज या स्टैम्प ड्यूटी नहीं दोगे
तो क्या ये प्रॉपर्टी तुम्हारे नाम पे ट्रांसफर होगा? No. तुम्हें पता है ये ब्रोकर्स क्या करते हैं? ब्रोकर्स ब्रोकर को ब्रोकरेज मिलना कितनी बार डिफिकल्ट हो जाता है, क्योंकि प्रॉपर्टी का स्टैम्प रजिस्ट्रेशन हो गया तो हो सकता है ओनर बोलेगा कि आटली बधी ब्रोकरेज होय, हमણાં पैसा नहीं, पछी आपीश, काले आवजो। तो ब्रोकर्स क्या करते हैं, ये रजिस्ट्रेशन जब तुम करवाते हो तो ओरिजिनल डॉक्यूमेंट अपने पास रखते हैं और बोलते हैं कि ब्रोकरेज ना रुपया आपो અને ओरिजिनल दस्तावेज ले जाओ। अब ओरिजिनल जब तक तुम्हारे पास नहीं है तो तुम्हारे लिए ये प्रॉपर्टी का प्रूफ कैसे है कि ये तुम्हारे नाम पे है, तुम इसको ओन करते हो। तो ऐसे ब्रोकरेज देना कंपलसरी हो जाता है एंड दैट इज व्हाई ये जितने भी खर्चे हैं 20,000 50,000, कोई लीगल लॉयर रखा तो उसका फीस है, all are to be added to the cost of the asset. So if someone says kitne ka property comes in, so you will say property comes in of 10,70,000. How much money goes out? So 10,70,000 goes out either in the form of check or cash or combination. All of you understood the concept? सबने ये वर्किंग कर दिया? Yes. Now, Yes. let's go to the entry. Let's go to the entry. Now, entry के लिए transaction number 15 लिखो, shares comes in, तो shares of Basra Shri Basra Limited account debit, अमाउंट कितना आएगा अब? 3060. 2, how we have paid by check, so to bank account 3060 being shares purchased or being 100 shares purchased at ₹30 and paid 2% brokerage. All of you understood this? Yes, sir. ડાઉટ છે બોલો. સર આપણે આ બસરા શ્રી બસરા લિમિટેડ ના તો 3000 ના શેર લીધા ને અને બ્રોકર ને 2% બ્રોકરેજ આપ્યું, તો આપણે આ શેર્સ ઓફ શ્રી બસરા લિમિટેડ અકાઉન્ટ માં 3060 કેમ આપ્યું? Now, see, it's a good question, but again I go back to my working કે તે શેર્સ ખરીદ્યા તો તને એ કોસ્ટ કેટલી પડી? આ શેરની કિંમત શું થઈ? 3060 या 3000? શેર્સ ની કિંમત શેર્સ તને કેટલામાં પડ્યા? What is 3000. your cost? તો અકાઉન્ટ્સમાં તને જેટલામાં પડ્યા છે શેર્સ એ તારે રેકોર્ડ કરવું પડે. ખ્યાલ આવ્યો? જેટલો પણ ખર્ચો આપણે કરીએ for buying that asset, we have to add to the cost of that asset. હવે તે મકાન લીધું, પ્રોપર્ટી લીધી 10 લાખની, તો એ પ્રોપર્ટીની કિંમત શું થઈ? તારા ચોપડામાં પ્રોપર્ટી કેટલા રૂપિયાની થઈ? તો એ થઈ 10,70,000. ખ્યાલ આવ્યો તને? યસ સર. અચ્છા, you have a vehicle? હા સર. Which vehicle you have? એક્ટિવા. Very good. You have a Activa. Now, Activa તું ક્યારે લેવા ગયો હતો? તું પોતે લેવા ગયો હતો કે પપ્પા. પેરેન્ટ્સ પપ્પા નું વાપરે છે? બરોબર. તું જોડે ગયો હતો? હા સર. ઓકે. નાઉ Activa તને ગમ્યું એટલે તે એની પ્રાઇસ પૂછી Activaની. Activaની શું પ્રાઇસ છે? કેટલામાં પડ્યું?
50 to 60,000 જેટલા. 50 to 60,000 એટલે you don't know the exact price? Okay. No sir, વરસ No problem. Okay. See, whenever you go to buy a vehicle, okay, बाकी सब बच्चे ध्यान देना, ये सब कंसेप्ट बहुत इंपॉर्टेंट है, इसके लिए पूरा लेक्चर रखा है, तभी भी मैं कराऊंगा. अभी ये पॉइंट आया तो मैं अभी तुम्हें एक्सप्लेन करता हूँ कि ये क्यों हम उसको टोटल अक्यूमुलेट करके लिखते हैं. अब एक्टिवा जो है उसके दो प्राइजेस होते हैं. एक होता है एक्स शोरूम और दूसरा होता है ऑन द रोड, जिसको हम कहते हैं ऑन रोड प्राइस. एक्स शोरूम का मतलब क्या है कि शोरूम में तुमने व्हीकल देखा, पसंद आ गया, तुमने पूछा ये व्हीकल कितने का है, तो शोरूम वाले ने कहा कि ये व्हीकल है 50,000 रुपीज का, तो तुमने बोला ये पकड़ 50,000 दे दे मुझको व्हीकल, तो वो व्हीकल तो तुम्हें दे देगा, बट कैन यू लीगली ड्राइव दिस व्हीकल विदाउट गेटिंग इट रजिस्टर्ड एंड पेइंग द रोड टैक्स एंड ऑल? तो इसके साथ साथ बाकी एक्सपेंस होते हैं, जैसे आरटीओ है, रोड टैक्स है. इज दिस क्लियर? ये जितने भी खर्चे हैं वो भी इसमें ऐड हो जाते हैं. से फॉर एग्जांपल 5,000, तो अब ये व्हीकल लीगल हो गया. इंश्योरेंस है चलाने के लिए, इंश्योरेंस थोड़ा टिपिकल पॉइंट है, तो अभी मैं सिर्फ लिखता हूं, इसके लिए पूरा अलग डिस्कशन हम कर सकेंगे लेटर ऑन वंस योर अकाउंट्स कंसेप्ट आर वेरी स्ट्रॉन्ग. तो ये जो 5,000 का खर्चा है उसमें उसको अगर खर्चा नहीं करेंगे तो कैन यू लीगली ड्राइव दिस व्हीकल ऑन द रोड? हेलो, कैन यू लीगली ड्राइव दिस व्हीकल ऑन द रोड? No. नो. तो कोई पूछेगा कि एक्टिवा कितना में लीधું, तो व्हाट इज द कॉस्ट ऑफ योर एक्टिवा? यू विल से सेपरेट 50,000 નો વ્હીકલ ને 5,000 નો ખર્ચો એટલે 55,000, or will you directly say 55,000? 55,000 directly. Directly, if someone says Directly. Activa comes in, so will you record 55 or will you record 50 and 5 separately? 55. 55,000. 55. तो कहने का मतलब ये है कि any expense if you incur for buying or acquiring that asset or for making that asset ready for use, that is to be added to the cost of the asset. तो उसको हम कॉस्ट में ऐड कर देते हैं और अब हमारा कॉस्ट हो गया 55. प्रणव, आई होप you have understood this now? Yes sir, yes. That is why when we go for buying of shares, we say that the cost of the shares is 3060. મને તો 3060 રૂપિયાના 100 શેર પડ્યા, તો એક શેર કેટલાનો પડ્યો? 30 રૂપિયા ને 60 પૈસા, 30 rupees and 60 paisa. Is this clear, all of you? Yes, sir. Okay, let's proceed. Next one. 18. Goods of 4,000 sold to Kedarnath. Can you do it on your own? What will be the entry? Yes, sir, we can do. What will be the entry? Kedarnath account to sales account. To sales account. Okay, great. Write the narration. Being goods sold to Kedarnath. Obviously, it's a credit transaction because no details of payment are given. Next one. Goods of 1,500 destroyed by fire. अब आग लग गया, सामान जल गया, तो कहना इसे नुकसान हो गया?
So Yes, sir. over here, we write first effect, date is 20th, loss by fire account. लॉस हुआ और किसकी वजह से हुआ? फायर की वजह से हुआ। कितने के गुड्स डिस्ट्रॉय हो गए? 1500। और ये जो गुड्स डिस्ट्रॉय हुए वो कहां से गए थे? जहां ये गए थे जो हमने खरीद के रखे थे, तो हम क्रेडिट करेंगे परचेज को। तो परचेज अकाउंट क्रेडिट, बीइंग गुड्स destroyed by fire. Being goods destroyed by fire or burnt by fire doesn't make a difference. Next one. Half the goods returned back from Kedarnath. अब return back यानी goods comes in. Debit what comes in? Who is the giver? Kedarnath is the giver. So goods comes in as sales return account. Who is the giver? Kedarnath is the giver. Credit the giver. अच्छा, अमाउंट तो दिया ही नहीं है, तो क्या ये नॉन इकोनॉमिक ट्रांजैक्शन है? No. No. No, sir. ओके, हाफ अमाउंट यानी 4000 का हाफ इज 2, 2000. being goods returned by Kedarnath. Goods of 500 withdrawn for personal use. Goods of 500 withdrawn for personal use. तो यहाँ पे Account कौन ये गुड्स विड्रॉ करके ले गया? owner. Owner. Owner is the receiver. Debit the receiver. 25th. So drawings account. $500. कहां से लेके गया? जो हमने खरीद के रखे थे बेचने के लिए। सो टू परचेज अकाउंट 500, being goods withdrawn for personal use. Being goods withdrawn for personal use. Furniture of 3000 purchased from Bansidhar Furniture Mart. इसका एंट्री परचेज अकाउंट डेबिट आएगा या फर्नीचर अकाउंट डेबिट आएगा? Furniture account. Furniture account अकाउंट debit. डेबिट 28. To Bansidhar account. Bansidhar Furniture Mart account. Sorry. Being furniture purchased from Bansidhar Furniture Mart.
Next. After adding 20%, goods of 1000 sold to Chandni, carriage of rupees 50 paid on her behalf. Now over here we will have to do the working, so let's do the working. Now please डायरेक्टली कर सकते हो, तुम सब बहुत स्मार्ट हो, कोई डाउट नहीं है इसमें, पर अकाउंट्स में डायरेक्टली मत करना जहां परसेंटेज और ऐसा सब दिया है, तुम वर्किंग नोट करके ही करना, सो दैट यू डोंट मेक अ मिस्टेक. नाउ once again I am reading, after adding 20% goods of 1000 sold to Chandni, carriages of 50 paid on her behalf. Now please ध्यान देना कि ये क्या है. So working note number, ये कौन सा वर्किंग नोट है हमारा? Third. थर्ड है. ओके, वर्किंग नोट नंबर 3. नाउ इसका डेट इज April 30th. नाउ कितने का गुड्स है? गुड्स आर ऑफ रुपीज 1000, गुड्स सोल्ड. Now, plus 20% प्रॉफिट, ये वर्किंग करना कंपलसरी है प्लीज. सो 20% ऑफ 1000 इज 200, सो अमाउंट आया 1200. सो 1200 के गुड्स वी हैव सोल्ड टू चांदनी. $1200 के goods we have sold to Chandni. Now, चांदनी से हमें 1200 रुपीज लेना है, पर यहाँ पे ट्रांजैक्शन में ऐसा कहा है कि carriages of 50 paid on her behalf. On her behalf यानी चांदनी के पास से हमें कितना पैसा लेना पड़ेगा? तो चांदनी से, from Chandni you have to take 1200 for goods what you are selling, plus तुमने उसके बदले कैरेज दिया, उसके बदले भाड़ा पे किया, तो तुम्हें ये भी उससे ही रिकवर करना पड़ेगा. तो प्लस 50 फॉर कैरेज. सो टोटल अमाउंट receivable from Chandni will be 1250. So चांदनी से हम लेंगे 1250. अब ध्यान दो प्लीज, ध्यान दो प्लीज. तुमने गुड्स सेल किया ऑफ 1200 का, तो कितने के गुड्स गोज आउट? कितने के गुड्स गोज आउट? 1000. 1200 के गुड्स गोज आउट. तुमने उसके बदले भाड़ा दिया, तो तुम्हारे साथ क्या हुआ? व्हाट गोज आउट? कैश. कैश गोज आउट. अब तुम्हारे पड़ोसी के बदले तुम अगर
अगर पड़ोसी का बिल उसके बदले अगर तुम भरने जा रहे हो क्योंकि वो कहीं अब्रॉड में बैठा है, उसने तुम्हें फोन करके कहा कि मारू इलेक्ट्रिक नु बिल भरी देजो, तो ये इलेक्ट्रिक बिल जो तुम तुम्हारे पड़ोसी का भर रहे हो, क्या वो तुम्हारा खर्चा है या पड़ोसी का खर्चा है? पड़ोसी पड़ोसी का खर्चा है। और पैसा किसके पॉकेट से जा रहा है? अभी हमारे पॉकेट से जा रहा है। तो हमारे बिजनेस से 50 रुपए का कैश जा रहा है जो हमें चांदनी से रिकवर करना है। तो चांदनी से कितना पैसा लेना है? 1200 गुड्स का और 50 रुपए कैरेज का। तो टोटल वी हैव टू टेक 1250. Is this clear, all of you? Understood this? यस सर। Yes, sir. Let's make the entry then. सर हाँ बोलो। मुझे एक बार समझाओ ना खबर पड़ी। ट्रांजैक्शन वाचो पहला एक बार। After adding 20% goods of 1000, after adding 20% goods of 1000 sold to Chandni, carriage of ₹50 paid on her behalf. Now over here we are paying carriage on her behalf. એનો મતલબ શું? એના બદલે એનું એક્સપેન્સ છે બટ આપણે પે કરીએ છીએ। વેરી ગુડ. તો કોના પોકેટ માંથી પૈસા ગયા? આપણા પૈસા આપણે કોની આગળથી લેશું? ચાંદની। કેમ કે ખર્ચો ચાંદનીનો છે, આપણો નથી। એટલે ચાંદની આગળથી હવે આપણે ટોટલ કેટલા રૂપિયા લેવાના રહેશે? 1250। 1250. You understood this? Yes. So let's write the entry. Transaction number 30. Chandni is the receiver. So Chandni account debit. Kitna receiver? Chandni is the receiver of goods plus we have paid carriage on her behalf. So we have to recover that also from her. So Chandni से recover करना है 1250. हमारी बुक में हम लिखेंगे 1250 from Chandni to sales account. कितने के goods goes out? 1200 का। और कैरेज जो हमने पे किया उसके लिए अवर कैश गोज आउट ऑफ ₹50. Being goods sold to Chandni and paid carriage on her behalf. Sum is over. Close करो, total करो. સર હું એવું કહું છું કે સેલ્સ અકાઉન્ટમાં ખાલી 1000 જ આવે ને? કેમ? ગુડ્સ તો એક્ચ્યુઅલમાં 1000 માં છે ને, 20% ઇઝ પ્રોફિટ। એટલે બિલ કેટલાનું બનાવીશ તું? 1000 નું કે 1200 નું? 500 નું, પણ એ અલગ એન્ટ્રી નહીં થાય એની? એટલે શું એન્ટ્રી થશે? પ્રોફિટ અકાઉન્ટ। પ્રોફિટ અકાઉન્ટ સી ગુડ્સ હોય ને, ગુડ્સ એનો પ્રોફિટ યા સેલ છે ને, આપણે હર વખતે સેલ્સમાં પ્રોફિટ ના આપણે રેકોર્ડ કરીએ, એ આપણે એન્ડમાં પરચેઝ અને સેલનું કમ્પેરિઝન કરીને ફાઇન્ડ કરીએ। એના બહુ બધા કારણ છે। એક કારણ છે કે સેલ પ્રાઇસ જે છે એ યુનિફોર્મ ના હોય, એ હર વખતે બદલતી રહે। that is not decided कि हर सेल पर आटलो ज प्रॉफिट थाय। सेकंडली આપણે જ્યારે ટ્રાન્ઝેક્શન રેકોર્ડ કરીએ ત્યારે પ્રોફિટ આપણે રેકોર્ડ એટલે ના કરીએ કેમ કે જે એન્ટ્રી લખતું હોય એને આપણો પ્રોફિટ ખબર પડી જાય। યુ અગ્રી ઓર યુ ડોન્ટ અગ્રી?
Yes. એટલે ગુડ્સ રિલેટેડ કોઈ પણ ટ્રાન્ઝેક્શન નો પ્રોફિટ છે ને એ આપણે પરચેસ અને સેલ ને કમ્પેર કરીને ફાઇન્ડ કરીએ કેમ કે સેલ્સ માં ઘણી બધી આઇટમ નું સેલ થતું હોય હવે હરેક આઇટમ વાઇઝ યુ જસ્ટ ઇમેજિન ધ કેસ ઓકે આઈ ટેલ યુ પ્રેક્ટિકલી કે બિગ બજાર ઓર ડીમાર્ટ એ 1 રૂપિયાની પણ આઇટમ વેચે છે ને 10,000 ની પણ વેચે છે ને 1 લાખની પણ વેચે છે તો શું એ હરેક વખતે એના બિલમાં પ્રોફિટ હરેક સેલમાં એનું પ્રોફિટ અલગ અલગ કરીને રેકોર્ડ કરશે કે એવું જોશે કે આજે મારું આટલું વેચાણ થયું આટલી ખરીદી થઈ તો મારો ફાઇનલ પ્રોફિટ કેટલો આવ્યો તેથી Yes, sir. ખ્યાલ આવ્યો તને હા, sir. એટલે આપણે ગુડ્સ રિલેટેડ પ્રોફિટ હોય ને એ આપણે આમાં કોઈ પણ એન્ટ્રીમાં રેકોર્ડ કરીએ નહીં પણ અગર મેં મારું ફર્નિચર વેચ્યું એનું પ્રોફિટ હોય તો મારે રેકોર્ડ કરવો પડે એનો લોસ હોય તો રેકોર્ડ કરવો પડે because it is one of a kind of a event we will see that when we do asset related transaction ખ્યાલ આવી ગયો તને હા, sir. યાદ રાખજે સેલ્સ હોય ને તો સેલ બિલ પર જે અમાઉન્ટ હોય ને એ જ આપણે રેકોર્ડ કરવાનું કેમ કે એટલા જ રૂપિયા આપણે એની આગળથી લેવાના છે ખ્યાલ આવી ગયો હા, sir. ઓકે વોટ્સ ધ ટોટલ 59,960. 59,960. 59,960 ग्रेट मैच हो रहा है सबका Yes, sir. टोटल का क्या इंपॉर्टेंस है टोटल का यही इंपॉर्टेंस है कि वो मैच होना चाहिए डेबिट शुड बी इक्वल टू क्रेडिट उसका इंपॉर्टेंस यही है कि योर डेबिट साइड शुड बी इक्वल टू योर क्रेडिट साइड दैट इज द इंपॉर्टेंस ऑफ टोटल ताकि कहीं डेबिट और क्रेडिट इफेक्ट लिखने में गलती हुआ है तो हमें यहाँ पे ही पता चल जाएगा Is this clear all of you? Now, होमवर्क में जो सम है उसमें एक पॉइंट है ट्रेड डिस्काउंट और कैश डिस्काउंट सो ट्रेड डिस्काउंट वाला पॉइंट है उसके अंदर और प्रॉफिट वाला पॉइंट है तो मैं तुम्हें एक ब्रीफ दे देता हूं कि व्हाट इज अ ट्रेड डिस्काउंट ध्यान दो ऑन द व्हाइट बोर्ड प्लीज ट्रेड डिस्काउंट यानी क्या व्हाट इज द मीनिंग ऑफ द वर्ड ट्रेड यानी क्या व्हाट इज द मीनिंग ऑफ द वर्ड ट्रेड Exchange of products, सॉरी products and commodities. ट्रेड यानी क्या ट्रेडिंग करવું એટલે શું કરવું Purchase and sale. Yes, very good. Buying and selling. So purchase and selling of goods is known as trade. So discount given at the time of purchasing or at the time of buying or selling of goods is known as trade discount. Is this clear? What is trade discount? अभी कोई जगह पे ऐसा लिखा है 20% डिस्काउंट 20% सेल तो क्या होता है कि मान लो वो 1,000 रुपीज का आइटम है तो उसमें से माइनस हो जाता है 20% तो फाइनल बिल कितने का बनता है फाइनल बिल बनता है 800 का इज दिस क्लियर तो ये जो डिस्काउंट है ना 20% जो हमने 1000 में से माइनस किया इसको हम कहते हैं ट्रेड डिस्काउंट पता चला तुम्हें ट्रेड डिस्काउंट क्या है Yes, sir. अब Yes. वीडियो लेक्चर में ये कंसेप्ट मैंने डिटेल में एक्सप्लेन किया है तो प्रॉपरली पूरा लेक्चर देखते देखते सम और ट्रांजैक्शंस करना गॉट इट ऑल ऑफ यू Yes. Sir. Yes.